प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कक्षा 8वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.3 मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली को 1, 2, 3 पार्ट में मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अगर एक पार्ट में रखूंगा तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान ये देना है, इनमें जो भी प्रश्न है अगर हम अभी नहीं ध्यान देते हैं तो आगे चलकर किसी भी कंपटीशन में जब हम बैठते हैं तो इन्हीं प्रश्नों को हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए प्लीज इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक 7 में मैं पहुंच गया, प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ पैसे जमा करते हैं। वो पैसा इस प्रकार से जमा होता है कि कक्षा 8वीं के बच्चों की जितनी संख्या है प्रति बच्चा उतने रुपए उस फंड में जमा करता है। ठीक है, कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न को समझ लीजिए, आधी समस्या का समाधान यही होता है। मान लीजिए कि उस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 8 में 10 विद्यार्थी, तो प्रति विद्यार्थी उतना पैसा जमा करता है जितना विद्यार्थियों की संख्या है। तो प्रति विद्यार्थी 10 रुपए जमा करता है, इसलिए 10 100, तो कुल रुपए 100 हो गए। तो हमें पता करना है, ये मैं प्रश्न समझा रहा हूं। कक्षा में कुल मान लो 10 विद्यार्थी हैं, तो प्रति विद्यार्थी उतना पैसा देता है जितना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो 10 रुपए प्रति बच्चा जमा किया, तो 10 100, कुल मिला के ये 10 का वर्ग हुआ। तो अब जो दिया है वो कुल रुपया दिया है, 2401 रुपया दिया है। हमको निकालना है विद्यार्थियों की संख्या। तो प्रश्न जैसा कहता है वैसा हम लेकर चलें। तो यहां हम लिख लें, माना विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है हमने मान लिया, माना विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, अभी पता नहीं है इसलिए हमने x मान लिया। प्रति विद्यार्थी द्वारा दिया गया, दान में दिया गया रुपया x है, क्योंकि प्रश्न कहता है जितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थियों की संख्या है कक्षा 8 में, प्रति विद्यार्थी उतना ही पैसा जमा करता है। तो विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रति विद्यार्थी x रुपए जमा करता है। ठीक है, अतः विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई कुल राशि कितनी हुई, x गुणे x बराबर x² रुपए। एक विद्यार्थी x रुपया देता है, विद्यार्थियों की संख्या x है, तो x गुणे x, ये कुल रुपया जमा हो गया। कैसे? जैसे अभी मैंने समझाया, विद्यार्थियों की संख्या 10 है, प्रति विद्यार्थी 10 रुपए जमा करता है, तो कुल रुपया हो गया 10 100। समझ में आता होगा।
ठीक है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हुआ, कुल जमा की गई राशि एक्स स्क्वायर बराबर 2401। ये एक विद्यार्थी x रुपए जमा करता है, विद्यार्थियों कुल संख्या x है, तो एक्स स्क्वायर कुल राशि हो गई, तो कुल राशि आपकी 2401 दी गई है। तो कहने का मतलब ये x विद्यार्थियों की संख्या तब आएगी जब हम इन दोनों तरफ क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें। ठीक है, तो दोनों तरफ हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर भी कट जाएगा, वर्गमूल भी, तो ये हो गया एक्स बराबर वर्गमूल 2401। ये एक्स स्क्वायर का वर्गमूल ये क्यों कट जाता है, इसको थोड़ा समझ लें। वर्गमूल को घात के रूप में, जैसे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये वर्ग दो भी और ये वर्गमूल का साइन दोनों कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्गमूल को घात के रूप में एक्स स्क्वायर की घात 1/2, वर्गमूल को घात के रूप में 1/2 लिखते हैं। तो फार्मूला एक आपने पढ़ा होगा कि a की घात m की टोटल घात n बराबर a की घात mn, यानी m का n में गुणा। इस फार्मूले से x की घात 2 गुणे 1/2, तो 2 कट गया, तो x की घात 1 बराबर x। इसलिए जब वर्ग का वर्गमूल होता है तो वर्ग भी कट जाता है, वर्गमूल, ये मूल भर बचता है, वेश x बचा, ये x आ गया। इसलिए जब हम एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिए तो ये वर्ग भी कट गया, वर्गमूल भी कट गया, x आ गया। अब ये इसका वर्गमूल निकाल लें, विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 2401 का वर्गमूल निकालें, तो 2401 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। 4 2 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इकाई के अंक पर 1 है। 7 से देखते हैं, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ये 7 से कटा। अब 4 3 7 3 10, ये 3 से फिर नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 28 6 34, यानी 63 हुआ, 7 9 63, फिर ये 7 7 49 और ये 7 एकम 7, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट यानी वर्गमूल 2401 बराबर, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। वर्गमूल के बाहर जो संख्या आती है वो जोड़े में से 1 आती है, तो एक साथ ये बाहर आ गया, एक साथ इससे बाहर आ गया, कुल मिला के जो 2401 का वर्गमूल हुआ वो हुआ कितना, 2401 का वर्गमूल हुआ 49। तो ये x बराबर हमारा आ गया 49, इसका वर्गमूल का मान आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर इसका वर्गमूल 49 आया, तो ये 49। तो x क्या हमने माने थे, विद्यार्थियों की संख्या, तो उत्तर बराबर विद्यार्थियों की संख्या 49। ठीक है, अब देखें 49 विद्यार्थियों की कुल संख्या है और प्रति विद्यार्थी ने 49 ही रुपए जमा किए, इसलिए 49 गुणे 49 बराबर 2401, 2401। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, आगे चल करके इसी तरह से प्रश्न थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके फिर प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी से अगर आप इनको ध्यान देते हैं तो फिर आगे चलकर किसी भी प्रतियोगिता में जब आप तैयारी करेंगे
तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका बेस अगर ठीक रहा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8, इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 भी सेम इसी तरह से है। उसमें कहा गया कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। एक बाग में 2025 पौधे लगाए जाने हैं। ठीक, अब पौधे कैसे लगाए जाने हैं? लिखा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या हो। उसी सिद्धांत पर यह सवाल है। जैसे 7 में एक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितना पंक्तियों की संख्या होगी। पंक्तियां ऐसी होंगी, ऐसी, ये पंक्तियां हो गई। एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी पौधे होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। 1 2 3 पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और हर पंक्ति में 3 ही विद्यार्थी हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो 3 पंक्ति, हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी, तो 3 त्रिकाएं 9। ठीक है, तो यहां पर पौधों की संख्या दी गई है, पंक्तियों की संख्या, और प्रति पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको 2025 पौधे दिए गए हैं। इसमें क्या पता करना है? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां हम लिख लें सीधे उसी तरह, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या x है। वही पूरा प्रश्न है जिस तरह से आपका बाबू 7वां प्रश्न था, वही प्रश्न है। माना पंक्तियों की संख्या x है, प्रति पंक्ति में, प्रति माने एक पंक्ति में, प्रति पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, प्रति पंक्ति में पौधों की संख्या x है। ठीक है, प्रश्न ऐसा कह रहा है जितनी पंक्तियां हैं उतना ही एक पंक्ति में पौधों की संख्या है। ठीक है, अतः कुल पौधों की संख्या बराबर, कुल पौधों की संख्या बराबर, संख्या बराबर x गुणे x बराबर x स्क्वायर होगा। ठीक है, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि कुल पौधों की संख्या क्या है, तो प्रश्नानुसार पौधों की कुल संख्या है 2025, तो x स्क्वायर बराबर 2025। अब वही तरीका, x का मान तब आएगा जब हम दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे, या तो इसको वर्गमूल में लिख दें, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, यहां लिखना चाहिए दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर दोनों ओर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि x का स्क्वायर का वर्गमूल है तो ये स्क्वायर भी कट जाएगा, वर्गमूल भी, तो x बराबर आपका आ गया वर्गमूल 2025। अब 2025 का हम वर्गमूल निकाल लें तो x की संख्या आ जाएगी, यानी पंक्ति की संख्या आ जाएगी। तो जितना पंक्ति की संख्या है उतने एक पंक्ति में पौधे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि 2025, 5 2 7 2 9, यानी कि ये आपका कटेगा 3 से।
3 छंग 18, 2 20, 3 7 21, 3 5 15, 7 6 13, 5 18, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब कटेगा ये 5 5 25 और ये 5 1 5। तो देख लें, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, ठीक है। तो अंडर रूट 2025 अंडर रूट माने वर्गमूल बराबर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब एक जोड़े से ये बाहर आया 5, इससे 3 बाहर आया, इससे 3 बाहर आया, तो वर्गमूल 2025 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या हो गया? 2025 बराबर हो गया 3 त्रिकाई 9 पन्ना 45, यानी यक्स क्या आया, इसका वर्गमूल क्या आया? 45। इसलिए x बराबर आपका हो गया 45। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या 45 और प्रति पंक्ति पौधों की संख्या भी 45, ठीक है। उत्तर में हम लिख देंगे पंक्तियों की संख्या 45 और प्रति पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45, ये हम उत्तर में लिख देंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यक्स हमने माना था पंक्तियों की संख्या, और एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितना पंक्तियों की संख्या है। तो x बराबर 45 ये पंक्तियों की संख्या और 45 प्रति पंक्ति में पौधों की संख्या। ये हो गया आपका प्रश्न, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 और फिर 10। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे चलकर ये भी आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अब अगर आप लघुत्तम लगाना जानते हैं तो अगले एलसीएम जिसको कहते हैं ना, लघुत्तम समापवर्तक, वो आपको आना चाहिए। इसमें लिखा है प्रश्न का, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। प्रश्न क्रमांक 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात, छोटी से छोटी संख्या नहीं, सॉरी, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक में से 4 से भी विभाजित हो, 9 से भी विभाजित हो और 10 से भी विभाजित। अब थोड़ा सा मैं आपको कल्पना दूंगा। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे देख लें, लघुत्तम समापवर्तक है क्या? 2, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 उत्तर आया, 3 1 कम 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ये जो 12 लघुत्तम समापवर्तक आया, किसका आया? 2, 4 और 6 का जो 12 लघुत्तम समापवर्तक आया, ये इन तीनों से विभाजित होगा। 12 वह छोटी सी छोटी संख्या है, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये 12 2 से भी विभाजित है, ये 12 4 से भी विभाजित है, ये 12 6 से भी विभाजित है। अब 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी और 6 से,
ठीक है। इस प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9 में लघुत्तम समापवर्तक का रोल है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ये मैं लघुत्तम समापवर्तक इसलिए आपको समझा रहा। लघुत्तम समापवर्तक बच्चे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं के लिए वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। ठीक है। अब यहां दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। अब ये 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है, 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। तो पहले इस प्रश्न में क्या लाएंगे? पहले इस प्रश्न का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। प्रश्नानुसार 4, 9 और 10, 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। इनका 4, 9 और 10 का। लेकिन ध्यान देंगे, अभी 4, 9 और 10 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 से 9 और 10 से विभाजित हो जाए। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। तो पहले हम उसको निकालने की इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 4, 9 और 10 का हम पहले निकालेंगे क्या? लघुत्तम समापवर्तक। 2 दूनी 4, 9 नहीं कट रहा है, 2 पंचे 10। फिर देखें 2 एकम 2, 9 नहीं कट रहा है, 5। फिर देखें 3 त्रिकाएं 9, 5 नहीं कट रहा है। फिर 3 एकम 3, अब भी 5 नहीं कट रहा है, तो 5 एकम 5 ऐसे। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 9 उतर आया 5। अब 3 त्रिकाएं 9, ये 5 उतर आया, 3 एकम 3, ये 5 उतर आया, 5 यानी कि इसका गुणा 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है। अतः लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। तो 2 दूनी 4, त्याई 12, त्याई 36, 36 पंचे, इसमें क्या है? 4, 9 और 10 है, 4, 9 और 10 है। ठीक है। 2 दूनी 4, त्याई 12, त्याई 36 पंचे, इसका हम गुणा करेंगे, वही 3 त्रिकाएं 9, 3 एकम 3, 5 एकम 5। ठीक है। इसका हम गुणा करें तो 2 दूनी 4, त्याई 12, त्याई 36 पंचे, यहां कर लेते हैं 36 पंचे, 5 छक्का 30, 5 त्याई 15, 3 18। इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आया वो आया 180। ध्यान देंगे, समझने वाली बात अब है बाबू। अब समझिए, ये 180 जो संख्या आई, ये 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 180 ही है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। लेकिन अभी ये संख्या
पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो देखें, यहाँ 2 का पेयर है, यहाँ 3 का पेयर है, 5 अकेला है। अगर इसी संख्या में 5 का हम गुणा कर दें तो जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। ठीक है, आगे यहां लिखेंगे, क्योंकि 180 के गुणनखंड में 180 के गुणनखंड में 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 180 गुणे 5 बराबर, 180 में 5 का गुणा कर दें, 900 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उत्तर आपका क्या आया? उत्तर बराबर आपका आया 900। ये 900 क्या है मेरे भाई? 900 वह छोटी सी छोटी संख्या है, 900 वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। बात समझ में आई? अब 180 आया था, इसका एलसीएम, ये गुणनखंड जो आया 180 का ये गुणनखंड है, तो चूंकि 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 अकेला है, यही 5 अगर इसमें गुणा कर दिया जाए तो वो बन जाती है संख्या 900। तो 900 वह छोटी सी छोटी संख्या है, सॉरी 900 वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, प्रश्न में पूछ रहा है क्या, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। तो ये 900 वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, उत्तर बराबर 900 जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूरी आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां बताते हैं, वो भी इसी तरह से है, उसको आप देख लें। आज बस इतना ही। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, आइए प्रश्न क्रमांक 10 जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद फिर आज का पढ़ने का क्रम समाप्त। प्रश्न क्रमांक 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। सीधा वही सवाल है, पहले उसका एलसीएम लेंगे, देखेंगे कि उसमें किस अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनता है, उसी को जोड़ा बनाने के लिए जिस संख्या की जरूरत है उसी का उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है, संख्या लिखेंगे, संख्या 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली, चाहे जैसा लिख दें, पिछले जैसा लिखें, विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या इसका लघुत्तम समापवर्तक है, इसका लघुत्तम समापवर्तक है। अतः 8, 15
और 20 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से। 2 चौको 8, 15 उतर आया, 2 दाहम 20, फिर 2 दूनी 4, 15 उतर आया, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 15 उतर आया, 5 उतर आया, फिर 3 पचे 15, ये 5 उतर आया, फिर 5 एकम 5, 5 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 थे और 3 5 1 1, इसके बराबर क्या हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 पंचे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 12, 120 इसका जो एलसीएम आया, यह वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी, लेकिन 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या ये कब होगी? जब 3 और 5 ये चूंकि अकेले अकेले हैं, यानी 15 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 5 ये अकेले है, सॉरी 5 अकेले है, 3 अकेले है, ये 2 भी अकेले है, सिर्फ इसका जोड़ा बन रहा। तो 5 15 दूना 30, अगर 30 का हम इसमें गुणा करेंगे तब जो संख्या आएगी वो 8, 15 और 20 से विभाजित होगी। तो यहां लिखेंगे चूंकि 120 के गुणनखंड में 2, 3 और 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार अतः 120 गुणे 2 अकेला है, 1 2 का तो जोड़ा बन रहा है, ये 2 अकेला है, 120 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 5 3 15 दूना 30, 12 3 36, 3600 आएगा ये। अब ये जो 3600 आया, उत्तर बराबर आपका आया 3600 भाई। ये जो 3600 आया, यह वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आपसे बता दें 120 से लेकर के यहां तक में ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं जो इन तीनों से विभाजित। ये 3600 बात समझ में आया? तो सिंपल तरीका है, बस एक बार ध्यान दे देना है। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसके बाद उसके गुणनखंड में जो जोड़े में नहीं है, उनको जोड़ा बनाने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होगी, उन्हीं संख्याओं का उसमें उसके एलसीएम में गुणा कर देंगे। ये संख्या जो प्राप्त होगी वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 3.3 के सारे सवाल आपके पूरे हो गए। तो मैंने आपसे कहा, कई बार कहा कि मैं 1 2 3 पार्ट में सारे प्रश्न बताता हूं। उसके लिए सुविधा है कि रोज क्रमशः आप उसको देखते जाएं, आपको कंठस्थ होता जाए, आपको याद होता जाए, आपके ऊपर भार भी ना आए। तो इस तरह से ये प्रश्नावली पूरी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।